हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल जी ऑफ एटीएस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जैक क्लास 12th के सभी स्टूडेंट के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग इकोनॉमिक्स का जो कि दोस्तों आप लोगों का जो है 6 फरवरी 2026 को एग्जाम होने वाला है, उसका दोस्तों हम लोग इस वीडियो में ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों तरह का जो है क्वेश्चन को इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है दोस्तों, इसलिए दोस्तों आप वीडियो में आप लोग जो है शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा दोस्तों, और अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि दोस्तों उनको भी इस वीडियो से लाभ हो सके। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम लोग समय को बिना गवाए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपका पहला प्रश्न जो पूछा है वो आपका लघु उत्तरीय प्रश्न है। दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 है आपका 1936 में प्रकाशित केन्स के पुस्तक या ग्रंथ का क्या नाम है। तो दोस्तों 1936 में जो है प्रकाशित जो केन्स का पुस्तक है या फिर ग्रंथ बोला जाए तो उसका क्या नाम है। तो देख सकते हैं आप लोग, क्या है, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी। तो ये नाम है आपका, आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। या फिर आपको ये नाम दिया जाएगा और ये भी पूछा जा सकता है, यहाँ से एक एमसीक्यू बनेगा आपका, बोला जाएगा ये द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी कब प्रकाशित हुई थी। ये आपका एमसीक्यू एक प्रश्न बनता है, आप लोग याद रखिएगा 1936। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। देखिए आर्थिक विश्लेषण की दो विधियों कौन सी है। तो आर्थिक विश्लेषण की दो विधियों है दोस्तों व्यष्टि और समष्टि, जो हम लोग पढ़ते हैं व्यष्टि और समष्टि। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एक अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक क्या क्या है। तो एक अर्थव्यवस्था जो है उनके 3 क्षेत्रक क्या क्या हैं। तो देखिए दोस्तों क्या क्या है, घरेलू क्षेत्रक, दूसरा है आपका विदेशी क्षेत्रक और तीसरा है क्या, सरकारी क्षेत्रक। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है। तो भारत में दोस्तों देखा जाए तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। क्या दोस्तों, मिश्रित अर्थव्यवस्था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए आपका प्रश्न नंबर 3 पूछा गया है, सॉरी प्रश्न नंबर आपका 5वां पूछा गया है, प्रवाह किसे कहते हैं। क्या दोस्तों, प्रवाह किसे कहते हैं। तो आंसर देखिए दोस्तों क्या कहता है, वे आर्थिक चक्र जिनका संबंध एक समय काल से होता है उसे प्रवाह कहते हैं। क्या दोस्तों, प्रवाह किसे कहते हैं, एक आर्थिक चक्र। क्या दोस्तों, एक आर्थिक चक्र जिनका संबंध एक समय काल से होता है। क्या दोस्तों, एक समय काल से होता है उसे प्रवाह कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6। देखिए क्या है, पूंजीवाद स्टॉक किसे कहते हैं। क्या तो पूंजीवाद स्टॉक किसे कहते हैं। आंसर देखिए, एक लेखा वर्ष के अंत में, क्या तो एक लेखा वर्ष के अंत में उत्पादकों के पास टिकाऊ और गैर टिकाऊ, क्या तो टिकाऊ और गैर टिकाऊ वस्तुओं का स्टॉक पूंजीगत स्टॉक कहलाता है। क्या दोस्तों, स्टॉक पूंजीगत स्टॉक कहलाता है, जैसे फल, केला, दूध आदि। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपका पूछा गया है, आय का चक्रीय या वास्तविक प्रवाह किसे कहते हैं। क्या तो आय का चक्रीय या वास्तविक प्रवाह किसे कहते हैं। तो आप लोग जो है नोट करते जाइएगा दोस्तों, नोट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट, क्या कहता है देखिए आंसर, परिवार फर्मों को सेवाएं प्रदान करते हैं और फर्मों परिवारों को वस्तुएं प्रदान करती है जिनका प्रवाह निरंतर चलता रहता है। इसी को ही आय का चक्रीय या वास्तविक प्रवाह कहते हैं, जो कभी समाप्त नहीं होता है। क्या तो जो कभी समाप्त नहीं होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है। देखिए व्यष्टि तथा समष्टि शब्द का प्रयोग अर्थशास्त्र में
सर्वप्रथम किसने किया था? तो व्यष्टि और समष्टि का जो है शब्द का प्रयोग अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स में सर्वप्रथम किसने किया था? सबसे पहले किसने किया था? तो आंसर होगा रैगनर फ्रेश ने। क्या? तो रैगनर फ्रेश ने। क्वेश्चन नंबर आपका 9 पूछा गया है। देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो प्रोफेसर किन्स को। आप लोग बीएसटी का जो है बीएसटी अर्थशास्त्र का जनक किसे कहता है? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10वां आपका पूछा गया है। एक अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक क्या है? तो एक अर्थव्यवस्था के दोस्तों 3 क्षेत्रक जो है क्या है? तो पहला देखिए दोस्तों, घरेलू क्षेत्रक, दूसरा है सरकारी क्षेत्रक और तीसरा है विदेशी क्षेत्रक। पहले भी हम लोग देख चुके हैं। नेक्स्ट पहले प्रश्न में 11 नंबर का प्रश्न है आपका। देखिए, बचत किसे कहते हैं? बचत क्या? तो बचत किसे कहते हैं? तो उत्तर देखिए, आय का वह भाग जो उपभोग पर व्यय नहीं किया जाता है। क्या? तो आय का वह भाग जो उपभोग पर व्यय नहीं किया जाता है बचत कहलाता है। तो कोई सामान लेते हैं, उसमें व्यय नहीं करते हैं, तो उसे ही क्या कहते हैं? बचत कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। विश्वव्यापी मंदी की अवधि क्या थी? तो विश्वव्यापी मंदी जो थी उनकी वह अवधि जो है वो क्या थी? कितना से कितना तक था? तो आंसर है देखिए 1929 से 1933। क्या? तो 1929 से 1933, 4 साल लगभग। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो इस तरह से हम लोग जो लघु उत्तरीय शॉर्ट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन जो था हम लोग देख लिए। अब हम लोग बढ़ते हैं लघु तथा विस्तृत महत्वपूर्ण उत्तरीय प्रश्न। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। प्रश्न नंबर 1 देखिए, लघु तथा विस्तृत महत्वपूर्ण उत्तरीय प्रश्न का प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है? समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? क्या दोस्तों? समष्टि अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं? आगे हम लोग प्रश्न में देखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र तथा व्यष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। तो देखिए, उत्तर है आपका समष्टि अर्थशास्त्र। जो अर्थशास्त्र का वह भाग होता है जिसका संबंध बड़े समूह जैसे कुल कुल मांग, कुल आय, कुल रोजगार, बचत आदि से होता है। क्या दोस्तों? समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र का वह भाग होता है जिसका संबंध बड़े समूह जैसे बहुत बड़ा समूह जैसे कि स्कूल स्कूल का अगर स्कूल बोला जाए तो अगर सारे विद्यार्थियों को मिलाया जाए तो एक बहुत बड़ा समूह बनता है। वो हो गया। जैसे कुल मांग जो जैसे कि कुछ मांग करते हैं, कुल आय, कुल रोजगार, बचत आदि से होता है। नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ एवं महत्व बताइए। तो समष्टि अर्थशास्त्र का अर्थ क्या होता है और उसका जो है महत्व को बताना है। तो देखिए, उत्तर इस प्रकार से है। समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक व्यवस्था का संपूर्ण रूप में अध्ययन किया जाता है। इसमें हम राष्ट्रीय आय, कुल उत्पादन, कुल रोजगार, कुल बचत, कुल मांग, कुल पूर्ति, सामान्य मूल्य आदि का अध्ययन समूह या योगों में करता है। समष्टि अर्थशास्त्र का अब हम लोग देखते हैं महत्व। समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन संपूर्ण अर्थव्यवस्था को समझने के लिए बहुत उपयोगी है। यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था के कार्य प्रणाली को समझने में सहायक है। यह व्यष्टि अर्थशास्त्र के विकास में सहायक है। यह किसी भी देश की आर्थिक नीतियों का देश की आर्थिक नीतियों का निर्माण में सहायक है। यह भौतिक कल्याण और आर्थिक प्रगति के निर्माण में सहायक है। यह मुद्रा के मूल्य के निर्धारण में सहायक है। यह विभिन्न देशों के मध्य आर्थिक प्रगति की तुलना करने में भी सहायक है। तो आप लोग जो है नोट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। पूंजीवाद किसे कहते हैं? इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है? परिभाषा। तो परिभाषा देखिए कुछ इस प्रकार से है। पूंजीवाद का अर्थ
एक ऐसे आर्थिक संगठन से है जिसमें उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति का निजी अधिकार होता है तथा वह उत्पादन के साधनों का प्रयोग लाभ कमाने के लिए करता है। पूंजीवाद की विशेषताएं। तो देखिए पूंजीवाद की विशेषताएं क्या क्या है हम लोग देखते हैं। पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को संपत्ति तथा उत्तराधिकार रखने का अधिकार होता है। दूसरा देखिए पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में प्रत्येक उत्पादक का लक्ष्य लाभ कमाना होता है। तीसरा देखिए इसमें केंद्रीय आर्थिक योजना का अभाव होता है। चौथा देखिए यह अर्थव्यवस्था कीमत यंत्र द्वारा स्वयं नियंत्रण होती है। पांचवा देखिए उत्पादक और उपभोक्ता दोनों पूर्ण रूप से स्वतंत्र होते हैं। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट छठा प्रश्न है, पॉइंट है पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में वर्ग संकर धनी तथा निर्धन के बीच होता रहता है। सातवां देखिए पूंजीवाद अर्थव्यवस्था में सरकार लोगों की आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करती है। आठवां सामाजिक व आर्थिक असमानताएं अधिक होती है। प्रश्न नंबर आपका 4 है। देखिए 4 में आपका पूछा गया है व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है। तो यहाँ पूछा गया व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर क्या है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अंतर इस प्रकार है। देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक संबंधी अथवा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है। यही समष्टि देखा जाए तो देखिए समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक संबंधों अथवा आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आप लोग का व्यष्टि अर्थशास्त्र मुख्यतः एक व्यक्तिगत फर्म अथवा उद्योग में उत्पादन तथा कीमत के निर्धारण से संबंधित है। समष्टि अर्थशास्त्र का संबंध मुख्यतः संपूर्ण अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन तथा सामान्य कीमत स्तर के निर्धारण से है। तीसरा पॉइंट देखिए इसके मुख्य उपकरण मांग और पूर्ति है। तीसरा देखिए इसके मुख्य उपकरण समग्र मांग व समग्र पूर्ति है। चौथा पॉइंट है आपका देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन की यह मान्यता है कि समष्टि पर स्थिर रहते हैं। उदाहरण देखिए जब हम फर्म या उद्योग से उत्पादन तथा कीमत के निर्धारण का अध्ययन करते हैं तो यह मान लिया जाता है कि बिल्कुल राष्ट्रीय उत्पादन स्थिर रहता है। देखिए इधर समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन की यह मान्यता है कि व्यष्टि पर स्थिर रहते हैं। उदाहरण के लिए देखिए जब हम कुल राष्ट्रीय उत्पादन का स्तर का अध्ययन करते हैं तो यह मान लिया जाता है कि यह आय का विवरण स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका देखिए पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है। तो उत्तर देखिए पूंजीवाद अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण विशेषताएं जो निम्नलिखित हैं। पहला देखिए यहाँ एक बाजार संपन्न होता है जो क्रेता तथा विक्रेताओं को जोड़ता है। यह बाजार स्वतंत्र मांग और पूर्ति के बलों से कार्यान्वित होता है। दूसरा वस्तुओं तथा सेवाओं की कीमतें मांग तथा पूर्ति की बाजार शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। तीसरा पॉइंट है आपका देखिए सरकार उत्पादकों तथा परिवारों के निर्णयों में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। अथवा हम कह सकते हैं कि सरकार मांग तथा पूर्ति की बाजार शक्तियों की स्वतंत्र अतिक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है या देश की कानून एवं व्यवस्था तथा प्रतिरक्षा के रख रखाव पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। अधिकारों के कारण पूंजी के संचय की अनुमति दी गई है। पूंजी उत्पादन के एक मुख्य साधन के रूप में उभरती है। की महामंदी का वर्णन करें। तो उत्तर देखिए 1929 में महामंदी ने जन्म लिया। क्या तो 1929 में महामंदी ने जन्म लिया जो 1933 तक बनी रही। तो 1933 तक जो है ये चला। इस महामंदी ने विश्व के विकसित देशों को चूर चूर कर दिया। इस महामंदी में उत्पादन तथा परंतु खरीदने वाले नहीं थे। क्या उत्पादन था परंतु खरीदने वाले नहीं थे। 1929 से 33 के दौरान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और यूरोपीय देशों के कुल उत्पादन तथा रोजगार के स्तरों में भारी गिरावट आई।
इसका अभाव दुनिया के अन्य देशों पर भी पड़ा। देखिए, कई कारखानों बंद हो गए तथा श्रमिकों को निकाल दिया गया। अब कारखाने बंद हो गए तो भाई जो है श्रमिकों को तो निकाला ही जाएगा। दूसरा पॉइंट देखिए, बेरोजगारी की दर 1929 से 1933 तक 3% से बढ़कर 25% तक हो गई। जो 3% थी दोस्तों पहले, वो 25 हो गया, बहुत ज्यादा बढ़ गया। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका 1929 से 33 के दौरान संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में समग्र निर्गत में लगभग 33% की गिरावट आई। नेक्स्ट देखिए, इन परिस्थितियों में केन्ज की पुस्तक रोजगार, ब्याज एवं मुद्रा का सामान्य सिद्धांत 1936 में प्रकाशित हुई, जिससे समष्टि अर्थशास्त्र जैसे विषय का उद्भव हुआ। तो अब हम लोग देखेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न, एमसीक्यू प्रश्न। देखिए क्या कहता है, परिवार क्षेत्र की मुख्य भूमिका क्या है? तो परिवार क्षेत्र की मुख्य भूमिका क्या है दोस्तों? पहला ऑप्शन जो है आपका उपभोग, ख है आपका निवेश, ग है उत्पादन और घ है आयात। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर घ, आयात। दूसरा है आपका विदेशी क्षेत्र का अन्य नाम क्या है? तो विदेशी क्षेत्र का अन्य नाम क्या है दोस्तों? तो देखिए आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर घ और ख दोनों, यानी कि दोस्तों बाह्य क्षेत्र और ख उत्पादन क्षेत्र, तो ये दोनों हो जाएगा विदेशी क्षेत्र का अन्य नाम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र का जन्मदाता किसे कहा जाता है दोस्तों? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख, जे.एम. केन्स। क्या दोस्तों? जे.एम. केन्स। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को खालिस्तान भी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है दोस्तों? ऑप्शन नंबर क है समाजवादी अर्थव्यवस्था, ख है मिश्रित अर्थव्यवस्था और ग है आपका बाजार अर्थव्यवस्था और घ है उपरोक्त सभी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर ग, बाजार अर्थव्यवस्था। क्वेश्चन नंबर 5 आपका पूछा गया है, देखिए आर्थिक महामंदी किस वर्ष में उत्पन्न हुई? तो आर्थिक महामंदी जो है दोस्तों आपका उत्पन्न हुई कब? ऑप्शन नंबर जो है 1929 में। दोस्तों बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगर मुझसे मिस्टेक हुआ होगा दोस्तों कहीं पे, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा मुझे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर जो है आप लोगों का 6 पूछा गया है, जे.एम. केन्स की किताब रोजगार एवं मुद्रा का सामान्य सिद्धांत कब प्रकाशित हुई? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 1936 में। तो दोस्तों हम लोग आज के लिए इतना ही देखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे पहली बार आए हैं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले, ताकि दोस्तों उनको भी वीडियो से लाभ हो सके। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।